नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान में कर दी गई। ये हत्या उस समय हुई जिस समय हमास प्रमुख इस्माइल हानिया तेहरान में वहाँ के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। इस हत्या के पश्चात ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही। इसके पश्चात मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। परंतु हमारा आज का विषय ना तो मध्य पूर्व में फैलता हुआ संघर्ष है और ना इजराइल फिलिस्तीन विवाद है। आज के वीडियो में हम ज्यूज यानी यहूदियों के विषय में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि यहूदी कौन है, उनका पैलेस्टीन और आज की जो इजराइल भूमि है उससे क्या नाता है, आखिर क्या इजराइल और पैलेस्टीन संघर्ष दो सभ्यताओं के बीच का संघर्ष है या ये महज एक भूमि के टुकड़े को पाने की लालसा है। अगर हम ज्यूज की बात करें तो ये प्रोफेट इब्राहिम के बेटे इसाक और उनके पोते जैकब को अपना पूर्वज मानते हैं। जैकब ने स्वयं को बाइबल में इजराइल नाम दिया है। ज्यूज का इतिहास तो काफी पुराना है, परंतु इनका वास्तविक इतिहास 1000 बीसी से शुरू होता है, जब यहूदियों पर किंग डेविड और उनके बेटे सोलोमन ने राज्य किया था। किंग डेविड ने जेरूसलम सिटी का निर्माण किया था, वहीं सोलोमन ने इनके पहले पवित्र टेम्पल का निर्माण किया था। ये किंगडम 931 बीसी तक चला था। इसके पश्चात यहूदी दो ग्रुपों में बंट गए। जो नॉर्थ वाला ग्रुप था वो इजराइल कहलाया और जो साउथ वाला ग्रुप था उसे जुदा कहा गया। इसके पश्चात 600 बीसी के आसपास इस भूमि को बेबीलोनियन एम्पायर ने जीत लिया। बेबीलोनियन एम्पायर ने ज्यूज पर काफी जुल्म ढाए और 586 ईस्वी के आसपास कुछ ज्यूज पैलेस्टीन और इजराइल की भूमि से भागकर इजिप्ट पहुंचे। इसके पश्चात ज्यूज लैंड को यानी कि आज के इजराइल और पैलेस्टीन के हिस्से को कई बड़े एम्पायर्स ने जीता, जिसमें पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर का एम्पायर प्रमुख है। देखिए, पर्शियन एम्पायर का ज्यूज के साथ जो व्यवहार था वो सबसे बेहतर था। पर्शियन एम्पायर जिस भूमि को जीतता था वहां की कला और संस्कृति का सम्मान करता था एवं उनका संरक्षण भी करता था। तो ये विडंबना ही कही जाएगी जिस ईरान के साथ ज्यूज के संबंध स्थिर नहीं है, किसी समय पर इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर था। इसके पश्चात इजराइल पैलेस्टीन की भूमि को रोमन एम्पायर ने जीत लिया। रोमन एम्पायर का व्यवहार भी ज्यूज के प्रति अच्छा नहीं था। इन्होंने भी ज्यूज का नरसंहार किया और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। अब बात करेंगे ज्यूज और ईसा मसीह के आपसी संबंधों के विषय में। देखिए, ईसा मसीह का जन्म भी एक ज्यूज परिवार यानी कि यहूदी परिवार में हुआ था और उनके जो पहले फॉलोअर थे वो भी यहूदी ही थे। परंतु कुछ समय पश्चात रोमन एम्पायर ने जेरूसलम के ज्यूज प्रीस्ट के साथ मिलकर ईसा मसीह की हत्या कर दी। के पश्चात क्रिश्चियन प्रीस्ट ने खुद को ज्यूज से पूरी तरह अलग कर दिया। अगर मिडेवल एज की बात करें तो ईसाइयों के मन में कहीं ना कहीं धारणा बैठ गई थी कि जीसस यानी कि ईसा मसीह की हत्या के लिए ज्यूज जिम्मेदार हैं, इसलिए यूरोप में क्रूसेड्स के दौर में भी ज्यूज का नरसंहार किया गया। अब यूरोप में ज्यूज के खिलाफ एक धारणा फैल गई थी। इन पर छोटे बच्चों की हत्या के आरोप लगे। इससे बढ़कर इन पर छोटे बच्चों की हत्या के साथ साथ उनका खून पीने के रिचुअल्स करने के आरोप भी लगे। हद तो तब हो गई जब इन पर प्लेग जैसी महामारी को फैलाने के आरोप भी लगे। दरअसल मध्यकाल के यूरोपीय शासक अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ज्यूस को बलि का बकरा बनाते थे। इसी क्रम में इन पर विभिन्न आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ इन्हें यूरोप के विभिन्न देशों से निष्कासित भी किया गया, जैसे इंग्लैंड में 1296 में और उसके पश्चात फ्रांस से भी इन्हें निष्कासित किया गया। इसके बाद पोर्तुगल, स्पेन आदि देशों से भी इन्हें निकाल दिया गया। आगे मध्यकाल में एंटी ज्यूस मूवमेंट राष्ट्रवाद के साथ भी जुड़ गया और 1905 में रशिया में हुए एक रेवोल्यूशन के पश्चात ज्यूस को भागकर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। अब बात करेंगे होलोकॉस्ट की। होलोकॉस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेनोसाइड था, जब 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के पश्चात नाजीज का उदय हुआ। नाजीज के उदय के पश्चात नाजीज ने एक बात फैलाना शुरू कर दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट के लिए कहीं ना कहीं ज्यूज जिम्मेदार हैं। हालांकि ज्यूज का होलोकॉस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे हुआ था, परंतु ज्यूज द्वारा पैलेस्टाइन भूमि पर एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए इससे पहले से ही प्रयास किए जा रहे थे। ज्यूज द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को जियोनिज्म नाम दिया गया था। दरअसल जियोनिज्म एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसका उद्देश्य पैलेस्टाइन भूमि पर एक स्वतंत्र ज्यूइश स्टेट की स्थापना करना था। ये 19वीं सेंचुरी का आंदोलन था जो 1897 से लेकर ज्यूज स्टेट बनने के क्रम में 1948 तक चलता रहा। 1897 में ही बेसल स्विट्जरलैंड में फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन भी किया गया था।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय ये जियोनिज्म यानी कि जियोनिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। मॉडर्न जूइश माइग्रेशन की फर्स्ट वेव पैलेस्टाइन स्टेट में 1881 से आनी प्रारंभ हुई। इस समय ये हिस्सा तुर्की यानी कि टर्की के नियंत्रण में था। इसे फर्स्ट अलाया बोला जाता है। इसके पश्चात सेकंड अलाया 1904 से 1914 के बीच में हुआ था, जब 40,000 ज्यूज ने पैलेस्टीन में शरण ली। इसी समय 1909 में पहले प्लांट ज्यूइश टाउन तेल अवीव की स्थापना भी की गई थी। ब्रिटेन ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा की और एक स्वतंत्र ज्यूइश स्टेट का समर्थन किया। ब्रिटेन पहली दुनिया की महाशक्ति था जिसने स्वतंत्र ज्यूइश स्टेट की स्थापना के लिए प्रयास किए और उसने इसका समर्थन भी किया। जिस समय बाल्फोर डिक्लेरेशन पास हुआ उस समय पैलेस्टाइन में ज्यूज की आबादी मात्र 9% थी, जो कि 1935 में बढ़कर 27% हो गई। बाल्फोर डिक्लेरेशन को अलाइड एंड एसोसिएट पावर्स ने भी सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में 1920 में मान्यता दे दी। देखिए, अलाइड एंड एसोसिएट पावर की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध में बना एक संगठन था जिसने सेंट्रल पावर्स के विरुद्ध युद्ध किया था। अब अलाइड एंड एसोसिएट पावर्स की बात करें तो इसमें आज का फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए प्रमुख थे, और सेंट्रल पावर्स की बात करें तो इसमें जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया, हंगरी प्रमुख थे। सर्बिया अलाइड एंड एसोसिएट पावर के साथ था। आगे 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने भी बाल्फोर डिक्लेरेशन को मान्यता प्रदान कर दी। इसके पश्चात 1923 में मैंडेटरी पैलेस्टीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल मैंडेटरी पैलेस्टीन वही हिस्सा था जिसे लीग ऑफ नेशंस ने ज्यूस लैंड के लिए 1922 में मान्यता दी थी। शायद 29 नवंबर 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन के विभाजन का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया। अगर पैलेस्टीन के विभाजन की बात की जाए, पैलेस्टीन की टेरिटरी का कुल 42% हिस्सा अरबों को दिया गया, 56% हिस्सा ज्यूस को दिया गया और बाकी 2% हिस्सा जिसमें जेरूसलम सिटी भी था उसे इंटरनेशनल काउंसिल के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह भी है कि 56% हिस्सा ज्यूस को मिला, परंतु पैलेस्टीन में जो अरब आबादी थी वो ज्यूस से लगभग दुगनी थी। इस प्रस्ताव को इजराइल ज्यूस मूवमेंट के यानी कि जियोनिस्ट मूवमेंट के नेताओं ने भारी मन से स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने ये बात दबे छुपे तभी कह दी थी कि आज हमें एक छोटा सा हिस्सा मिला है परंतु हम इसके विस्तार के लिए प्रयास करेंगे। परंतु अरब लीग और अरब देश के नेताओं ने इस विभाजन को सिरे से नकार दिया। इसके पश्चात 1948 में ही स्वतंत्र ज्यूइश स्टेट जिसे हम इजराइल कहते हैं उसका निर्माण हुआ। तो मित्रों, ये इजराइल यानी कि ज्यूइश स्टेट जो इजराइल है, यहूदियों की भूमि है, उसके बनने की कहानी थी। इसके बाद अरब और इजराइल के बीच में इस भूमि पर लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। 1948 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुए, 1967 में अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुए और छद्म युद्ध तो लगातार चलते ही आ रहे हैं। यदि आप इजराइल और अरब देशों यानी पैलेस्टीन के बीच चलने वाले छद्म युद्ध की बात करेंगे तो आपको एक वेब सीरीज फाउदा देखना बहुत लाभकारी होगा जो कि नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। तो ये फाउदा में इजराइल पैलेस्टीन के संघर्ष के विषय में डिटेल में बताया गया है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में ग्राउंड पर क्या संघर्ष है, आए दिन कितनी मौतें होती हैं और मोसाद किस तरीके से वेस्ट बैंक और गाजा में अपने ऑपरेशंस करता है, वो सब कुछ फाउदा नामक एक वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो आज का अपना वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इजराइल और पैलेस्टीन युद्धों के विषय में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इजराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया, 8-10 अरब देश मिलकर भी इजराइल को नहीं हरा पाए। तो वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।